चैप्टर 5 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीबीएसई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और केस स्टडीज बन सकती हैं। किस तरीके से बन सकती हैं, क्या क्या बन सकती हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किए थे प्लानिंग के अंदर जो भी केस स्टडीज बनती हैं, प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 4। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे जो हमारा चैप्टर 5 है ऑर्गेनाइजिंग, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, उन सब चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यू मस्ट मेमोराइज द 4 स्टेप इन देयर स्पेसिफिक सीक्वेंस। केस स्टडी ऑफन आस्क्स टू यू टू आइडेंटिफाई व्हिच स्टेप अ मैनेजर इज करंटली परफॉर्मिंग। देखो क्या होता है कि अगर हमसे पूछे जाए कि नेचर क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, या फीचर्स क्या है, या इंपॉर्टेंस क्या है, या एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसके अंदर हमें कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना होता है कि भाई हमारा जो मन करता है उसे उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम स्टेप्स को लिख देते हैं या फिर पॉइंट्स को लिख देते हैं। बट जब बात आती है प्रोसेस की, तो प्रोसेस के अंदर हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, चाहे वो स्टाफिंग की प्रोसेस है, चाहे वो प्लानिंग की प्रोसेस है, तो उसके अंदर एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली केस स्टडी बन सकती है। केस स्टडी किस तरीके से बन सकती है कि भाई मैनेजर कौन से स्टेप को भी परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टेप को परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या काम है, उसके बाद उस काम को डिवाइड किया जाता है। ब्रेकिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी, जो भी काम हो उसको मैनेजेबल एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग सिमिलर जॉब टुगेदर, जो भी सिमिलर जॉब्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं अलग अलग। जैसे कि फंक्शनल अलग बना दिया, डिविजनल जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको अलग बना दिया, फाइनेंस का अलग बना दिया, प्रोडक्शन का अलग बना दिया, ऑपरेशंस का अलग बना दिया। तो अलग अलग जो ग्रुप है वो बना दिए जाते हैं जिनकी सिमिलर जॉब है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारे ड्यूटीज होती हैं उनको असाइन किया जाता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एलोकेटिंग रूल्स बेस्ड ऑन स्किल्स, जो भी रूल्स हैं वो एलोकेट किए जाते हैं उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपको किसको आके रिपोर्ट करना है, कौन रिपोर्ट करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे होता है ना कि एक लीडर है वो अपना जो भी काम है, अपने काम को दूसरे इंसान जो भी है उसको बताया जाता है कि भाई आपको इसको आके बताना है। तो डिफाइनिंग हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा उस चीज को डिफाइन करना। अब किस तरीके से केस स्टडीज बन सकती हैं कि भाई सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई मैनेजर जैसे काम को डिवाइड कर रहा है लोगों के अंदर, तो सबसे पहला ही टास्क, सबसे पहली प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क आइडेंटिफाई कर रहा है और काम को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद या फिर जो मैनेजर है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहा है, अलग अलग उनके काम के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहा है। तो हम बोलेंगे कि सेकंड स्टेप को फॉलो किया जा रहा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन की जा रही है। या फिर जो मैनेजर है वो ड्यूटीज असाइन कर रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई थर्ड स्टेप को फॉलो किया जा रहा है। या फिर मैनेजर जो है वो ये चीज डिफाइन करना है कि आपको किसको जाके रिपोर्ट करनी है ये चीज, तो रिपोर्टिंग करनी है तो हम ये बोलेंगे फोर्थ स्टेप को बताया जा रहा है। फोर्थ स्टेप हमारा ये स्टेप बताने के बाद अगर केस स्टडी आपकी 6 नंबर में पूछी जाती है, बाकी 4 या 6 नंबर में पूछी जाती है, तो उसके बाद आप पूरी प्रोसेस लिखोगे ऑर्गेनाइजिंग की कि ये प्रोसेस, और फोर्थ स्टेप जो है वो आप पहले डिफाइन कर दोगे। या पहला स्टेप है या सेकंड स्टेप पूछा जा रहा है या थर्ड स्टेप है तो उसको पहले डिफाइन करके उसके बाद बाकी की प्रोसेस आप फिर से लिखोगे कि ये प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन है वो 4 या 6 नंबर में है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही पेजेस करके आने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। व्हाइल द सीबीएसई सिलेबस ओकेजनली टर्म्स पार्ट्स ऑफ दिस, अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन एंड बेनिफिट इज क्रिटिकल। देखो इसके लिमिटेशन और बेनिफिट जो समझना जरूरी है। सीबीएसई के अंदर ओकेजनली इसके चीजें भी पूछी जाती हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला हमारा आता है फॉर्मल, ऑफिशियली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है जो ऑफिशियली क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको नॉर्मली डिफाइन करूं, स्कूल के अंदर क्या होता है या कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें स्कूल या कॉलेज में, तो एक फॉर्मल ग्रुप होता है जो टीचर्स ने बनाया होता है, जिसके अंदर बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं। फॉर्मली चीजें डिफाइन की जाती है, भाई कल की छुट्टी है, या कल ये इस तरीके से आना है, या कल इस तरीके से जाना है, या कल की स्कूल की टाइमिंग क्या रहेंगी, वहां पे फॉर्मल चीजें होती रहेंगी। बट इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जहां पे जो ग्रुप बच्चों ने बनाया है,
जिसके अंदर कोई भी कोई भी चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई भी चीज जैसे कोई भी काम की बात जहाँ पे नहीं हो रही है वो इनफॉर्मल हो गया, क्योंकि बच्चे बात कर रहे हैं तो वहाँ काम की बात होगी ही नहीं। तो उसी तरीके से होता है। फॉर्मल ग्रुप वो होता है जहाँ पे ऑफिशियली मैनेजमेंट क्रिएट करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है। इनफॉर्मल वो होती है जो कि सिम्फोनियस नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप के लिए, मतलब कि जो आपकी यारी दोस्ती निभाने के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल जो होता है जो मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। की इनसाइट इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्चुअली सपोर्ट द फॉर्मल वन बाय प्रोवाइडिंग फास्टर कम्युनिकेशन द ग्रीवेंस। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली सपोर्ट करती है फॉर्मल को, जिससे फास्टर कम्युनिकेशन हो और कोई भी ग्रीवेंसेस ना हो। इसके बाद हमारा जो आता है टॉपिक वो आता है फंक्शनल वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। दिस इज द मोस्ट हाईली जल्ड टॉपिक फॉर लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ अ सिंपल फ्लो चार्ट फॉर बोथ एंड नो देयर डिफरेंस। जी ये हमारा फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका अंदर डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई क्या डिफरेंस होता है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब जब भी आप डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो 2 ही नंबर में क्यों ना पूछा जा रहा हो, आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, जो हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसी तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे। क्योंकि आप कभी भी देख लेना, अगर मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो पैराग्राफ पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई क्या ही लिख रखा है इसके अंदर, इतना ज्यादा कौन पढ़ेगा, इंसान बोर हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। इसीलिए अगर चीजें पॉइंट टू पॉइंट है तो उसको ये लगेगा हाँ बच्चे ने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, बच्चे को आता है, सही है सारी चीजें, ठीक है। हाँ हो सकता है आपको जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो ना पता हो, तो इसको हटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, बट पता है तो लिख सकते हो। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि भाई लिखना ही नहीं, अगर आपको पता है बेसिस ऑफ डिफरेंस तो लिख सकते हो, नहीं पता है तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहते थे। मैं भी सिर्फ क्या करती थी कि इस तरीके से बना के आती थी। मान लो ये नहीं पता है कोई बात नहीं, ये तो पता है ना, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले बेसिस है बेस्ड ऑन फंक्शंस। ये फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो HR मार्केटिंग जो भी प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर। डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर, सोप और फूड। देन स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो फंक्शनल स्पेशलाइज्ड होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर है तो प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड होगा। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्टी टू फिक्स ऑन वन डिपार्टमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिफिकल्टी होती है एक डिपार्टमेंट के अंदर फिक्स करना, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शंस के ऊपर काम करता है। जो भी जैसे HR है तो HR के अकॉर्डिंगली काम करेगा, मार्केटिंग है तो मार्केट के अंदर ही काम करेगी, दूसरे के अंदर उसको अलग डिपार्टमेंट के अंदर फिक्स करना डिफिकल्टी है। जो प्रोडक्ट लाइन है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है वो इजीली फिक्स हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस उसके अकॉर्डिंगली होती है, उसकी कॉस्ट जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। डिविजनल स्ट्रक्चर कॉस्टली होता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। देन स्टेबिलिटी, मतलब कि अब फंक्शनल के अंदर चीजें डुप्लीकेट किस तरीके से होंगी, डिविजनल के अंदर प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी, लार्ज फर्म विद नो मेजर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर ज्यादा बड़ी फर्म होती है जिसके अंदर 1 मेजर प्रोडक्ट होता है, सॉरी। उसके बाद जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर लार्ज मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, जहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, एक ही कंपनी बहुत से प्रोडक्ट बना रही है, तो लार्ज मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डेलीगेशन की, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेलीगेशन इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि डेलीगेशन जो है वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कंफ्यूजन होती है। रिमेंबर दैट डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। डेलीगेशन इक्वल टू क्या होता है, अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले क्या होता है, अथॉरिटी, the right to command flow downwards।
कि भाई आपके पास ये अथॉरिटी कि आप कमांड दे सकते हो, ये डाउनवर्ड फ्लो करती है। डाउनवर्ड फ्लो का मतलब क्या है कि जो हमारे HR हैं, जो ऊपर के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर क्या करेगा, कमांड देगा नीचे वाले लोगों को। तो नीचे वाले लोगों का क्या है, जो नीचे का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड। तो ये फ्लो करता है डाउनवर्ड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, मतलब कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो ऑब्लिगेशन है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, तो वो चीज क्या करेगी, फ्लो अपवर्ड। फ्लो अपवर्ड का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा डायरेक्टर है उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये काम मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। अब मुझे वो काम परफॉर्म करना है, अब मैं वो चीज किसको बताऊंगी कि मैंने काम परफॉर्म कर लिया है, मैं अपने डायरेक्टर को बताऊंगी। अगर मेरी डायरेक्टली चीजें हो रही हैं तो मैं डायरेक्टर को वो चीज बताऊंगी, तो वो क्या करेगी, वो फ्लो करेगी अपवर्ड। जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने खुद ने कमांड दी है, नीचे वाले लोगों को कमांड दी है, तो वो डाउनवर्ड फ्लो करेगी। इसके बाद आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। Being answerable for the end result, it cannot be duplicated even if a manager duplicate a task. They remain accountable to their own bosses. देखो आप answerable रहेंगे आपके end result के लिए। अब अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको अथॉरिटी मिली है, तो आपको उस चीज के लिए answerable भी रहना पड़ेगा। आप हाथ पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं, आप उस चीज के लिए answerable रहेंगे। आप बताएंगे कि भाई आपका जो टास्क है वो डिले क्यों हुआ है, किस रीजन से हुआ है, क्या चीजें हैं, आपको उस चीज के लिए आंसर, उस जो भी आपके ऊपर वाला बंदा है, जो भी अथॉरिटी है, आपको उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आप उसको आंसरेबल भी रहेंगे। आपको उसको बताना पड़ेगा कि क्या दिक्कत रही या क्या किस परेशानी से आप उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज अ साइकोलॉजी of management where decision making authority is phased down to the lowest level। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंस क्या होती है, टू डेवलप इंटेंटिव अमंग सबऑर्डिनेट, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर द फ्यूचर्स एंड लीड टू क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो एक इंसेंटिव डेवलप करता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में, मैनेजरियल टैलेंट्स के बीच में, फ्यूचर्स के लिए और क्विकली डिसीजंस लेने के लिए। द गोल्डन टिप, ये हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट टिप है। गोल्डन टिप इसलिए लिखा गया है क्योंकि गोल्ड महंगा है, ठीक है, महंगी चीज इंपॉर्टेंट होती है तो याद रखना। रिमेंबर द प्रेप्स, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का एक्सपेंशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन, व्हाई, ठीक है, केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन जो है हमारा उसको और डिटेल में समझते हैं। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाइल दे लुक सिमिलर, ये सिमिलर लग रहे हैं, बट बिकॉज बोथ इन्वॉल्विंग शेयरिंग अथॉरिटी, क्योंकि दोनों में ही अथॉरिटी शेयर की जाती हैं। देयर साइकोलॉजी एंड स्कोप्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, बट इनकी जो साइकोलॉजी और स्कोप होते हैं वो दोनों के ही डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला आता है नेचर, इट इज ऑप्शनल। जो हमारा डेलीगेशन है वो ऑप्शनल है। अ कंपनी कैन चूज टू बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन। जो डेलीगेशन है हमारा, डेलीगेशन हमारा ऑप्शनल नहीं है, बट डिसेंट्रलाइजेशन हमारा ऑप्शनल है। कंपनी चूज कर सकती है उसको सेंट्रलाइज होना है या उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कोप। वाइड स्कोप होती है, इट इन्वॉल्व द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल लेवल। इसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, हर एक लेवल के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व होती है। पर्पस टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रोथ एंड एम्पावर लोअर लेवल एम्प्लॉयज। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिपेयर करती है एम्पावर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो भी लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए, उनकी ग्रो करने के लिए। देन फ्रीडम ऑफ एक्शन, मोर सबऑर्डिनेट्स हैव द इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन विद इन देयर डोमेन। जो ज्यादा सबऑर्डिनेट्स हैं उनके वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए अपने बिहाफ पे, अपने डोमेन के ऊपर। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग जो भी हमारे लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल के ऊपर जो भी बंदे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्शन उनके पास होती है। डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। अथॉरिटी ने जो भी
बात कही है, जो भी आपको काम सौंपा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे और अकाउंटेबल भी रहेंगे, आंसरेबल भी रहेंगे। आपको आंसर भी देना पड़ेगा कि वो जो काम है वो क्यों पूरा नहीं हुआ, उस चीज़ के लिए आप उसके लिए आंसरेबल भी रहेंगे। तो आज हमने कंप्लीट किया है ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।